जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुविधा वाजपेयी और आज 15 अगस्त 2020 को आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ पे मैं इको टॉक का पहला वीडियो रिलीज़ कर रही हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इको टॉक जैसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने के लिए आज से अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। जब हर किसी के अंदर देशभक्ति का जज्बा है, हर कोई पैट्रियाटिक सॉन्ग सुन रहा है और कहीं ना कहीं सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, तब इस प्लेटफॉर्म पे मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, एक साधारण नागरिक के तौर पर भी बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं इस देश के लिए। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जब हम कुछ चेंज करेंगे तभी तो कुछ चेंज होगा। और हमारी टैगलाइन भी यही है, टॉक फॉर चेंज। तो मुझे चूँकि आज 15 अगस्त है, इसलिए एक लाइन तो बनती है, जब श्री राम लंका में बहुत दिन तक रहने के बाद में लक्ष्मण से कहते हैं कि अपि स्वर्णादपि लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ऐसी ज़मीन को, ऐसी पृथ्वी को, ऐसी माँ को सेव करने के लिए हम छोटी छोटी चीज़ें तो कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो देखिए। इको टॉक का आइडिया क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये आपको कैसे बेनिफिट करने वाला है, और मैं ये भी बताऊंगी कि ये मुझे क्यों बेनिफिट करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ एक प्रीवियस इंसिडेंट से। अभी थोड़े दिनों पहले मेरी एक दोस्त ने मुझे एक फ़ोटो भेजा और बोला कि ये मेरी बच्ची है, और मेरी एक बहन का भी मेरे पास कॉल आया पिछले दिनों ही कि वो प्रेग्नेंट है। इसी तरह से मैं अपनी कलीग की बच्ची से मिली, और ये इन सारे बच्चों से इतना इंटरेक्शन होने के बाद मैंने कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ किया कि ये छोटे छोटे बच्चे जब ये बड़े हो जाएंगे या जब ये हमारी एज ग्रुप में होंगे, तो उस समय एज एन एडल्ट हम इनके लिए क्या लेगेसी छोड़ने वाले हैं, हम इनको कैसी दुनिया देने वाले हैं। इसी पूरी कश्मकश में, इसी पूरी सीक्वेंस में मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए इनके लिए, इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि शायद चेंज करने की ज़रूरत है। इसी पूरे प्रोसेस में मैं एक दिन ऐसे ही अपनी एक फ्रेंड को मैंने कॉल भी किया और मैंने उससे पूछा कि अच्छा, अब तुम एक मदर हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने वाली हो एक माँ की। तो उसने मुझे बताया कि बहुत ध्यान रखती हूँ अब मैं चीज़ों का, इसके खाने पीने का भी ध्यान रखती हूँ, अच्छी हैबिट्स हो उनका ध्यान रखती हूँ, एजुकेशन के लिए कैसे क्या फर्दर करना है मैं प्लानिंग कर रही हूँ, बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ कि इसकी हॉबीज़ क्या होने वाली हैं। इस तरह से मतलब उसने बहुत सी चीज़ें बताई कि हर वो चीज़ वो करना चाहती थी जो उस बच्ची को सक्सेसफुल बना सकती है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस पूरी प्रोसेस में हम एक चीज़ जो इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि हम इन बच्चों को कैसी दुनिया, लाइक जब ये 10, 15, 20, 25 साल के होंगे तो कैसी दुनिया हैंड ओवर करने वाले हैं एनवायरनमेंट के सेंस में। मैं एनवायरनमेंट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम एक एस्पेक्ट की बात करते हैं तो दूसरा एस्पेक्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो ही जाता है। तो इसलिए मैं एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ यहाँ पर। इसका रीज़न है कि मैं एनवायरनमेंट की बात क्यों कर रही हूँ, जो आगे क्लियर भी हो जाएगा। तो बेसिकली मैं यही सोच रही थी कि क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि आज के 15 साल बाद इन्हें साफ़ हवा ना मिले, साफ़ पानी ना मिले, फूड मिल रहा है वो भी टॉक्सिक मिल रहा है, नई नई तरीके की बीमारियां आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर गर्मियां आ रही हैं तो हमेशा सूखा ही पड़ रहा है, या बारिश आ रही है तो हमेशा बाढ़ ही आ रही है, या फिर सर्दियों का तो कुछ पता ही नहीं है कि जिस तरह से अब सर्दियों के पैटर्न हो गए हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि सर्दियां आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मास्क, जैसे कोरोना टाइम में मास्क एक लाइक एसेंशियल बन गया है लोगों के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लाइफ टाइम के लिए फर्दर एक एसेंशियल बन के रह जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पर्सनल प्रोटेक्शन किट भी साथ में चाहिए हो जिसमें पीछे सिलेंडर लगा हो।
मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्लीज़ आप समझ लीजिए इम्पॉसिबल नहीं है। जिस तरह की सिचुएशंस हैं क्लाइमेट चेंज की, एनवायरनमेंट की, आप ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे याद है कि कोरोना के लिए भी लोग ऐसे ही बोलते थे कि ऐसे थोड़ी ना होता है पूरी दुनिया बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता कि फ्लाइट्स बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता कि आप घर के बाहर ही ना निकलो, पर ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आप ये मानकर चलिए कि नेचर में बहुत ताकत है, वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। इन सब में एक और चीज़ जो थी बहुत इम्पॉर्टेंट, अभी रिसेंटली लाइक 2018 में आई थिंक इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर हम लोगों ने 2030 तक के अपने ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से कम नहीं किया तो ये दुनिया हॉट हाउस बन जाएगी। ऐसी ही एक और रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये बोला गया था कि क्लाइमेट चेंज से फर्स्ट इफेक्टेड कंट्रीज इंडिया और बांग्लादेश होंगे। फॉर्चुनेटली हम इंडियन हैं, अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम इंडिया में आएगी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है। अब मानो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा। मैं केवल एक एग्जाम्पल देती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम मुंबई की बात करते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, जैसा कि आपको पता ही है कि ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अगर ऐसे ही करके यही प्रोसेस होता रहा तो ये सारा पानी जो अभी प्रकृति ने बांध रखा है ये सारा बह करके कहाँ जाएगा, ये सारा बह करके जाएगा समुद्रों में। अगर समुद्र अपने लेवल में 1.5 डिग्री से भी ऊपर उठ गया तो आप ये मान करके चलिए कि पानी में इतना पोटेंशियल है कि वो पूरे पूरे शहर, पूरे पूरे प्रदेश तबाह कर सकता है। तो हम यहाँ बात करते हैं मुंबई की। ईश्वर ना करे अगर मुंबई में ये प्रॉब्लम हो जाती है, समुद्र 1.5 डिग्री से ऊपर उठ जाता है, वहाँ की सारी पॉपुलेशन या तो ख़त्म हो जाएगी या उसको विस्थापित होना पड़ेगा। तो वो उन जगहों पर जाएंगे रहने के लिए जहाँ पर उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, जहाँ पर उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, शायद उनके परिवार के सदस्य भी ना हो। तो उस कंडीशन में उन्हें क्लाइमेट रिफ्यूजी बनकर रहना होगा, पारिस्थितिक शरणार्थी। मैं एक आपको इंसिडेंट मतलब मैं एक फैक्ट शेयर करती हूँ। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है एक्चुअली वो ख़त्म ही इस वजह से हुई थी क्योंकि वहाँ पर मौसम का पैटर्न चेंज हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे और बाकी लोग विस्थापित हो गए थे और पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। तो आप ये मान करके चलिए कि क्लाइमेट चेंज में इतना पोटेंशियल है कि जो पूरे सिविलाइजेशंस को ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए चिंता की बात है, विश्वास करिए मेरा, ये बहुत चिंता की बात है। इसके बाद में ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि अब इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे। इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ी इसलिए मुझे क्योंकि मुझे याद है मैं छोटी थी तो मेरी एक दोस्त एक बहुत प्यारी सी चीज़ बोलती थी कि सुविधा, यू कांट चेंज द होल सिस्टम बट यू कैन चेंज अ यूनिट। मुझे ये बात बहुत पसंद थी, मैंने हमेशा इसे याद रखा और मैं हमेशा यही कोशिश करती थी कि ठीक है मैं सारी दुनिया नहीं बदल सकती लेकिन मैं खुद को तो बदल सकती हूँ ना। मैंने इसके लिए कोशिश भी बहुत की, अकेले एनवायरनमेंट को लेकर के मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती थी जो मुझे लगता था कि मुझे करनी चाहिए, ऐसा करने से शायद कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। पर कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली नहीं होगा। ये वो प्रॉब्लम है जो हम सब ने मिल के खड़ी की है, हम सबको मिल के ही सॉल्व करनी होगी। एक इंसान, दो इंसान, 10,000 इंसान मिलकर के भी पूरी प्रकृति को सुरक्षित नहीं कर सकते। इस क्लाइमेट चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। इसको रिवर्स करने के लिए हम सबको एक एक इंसान को साथ आना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। इसका टारगेट है मूवमेंट क्रिएट करना, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर सारे लोग एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होंगे, मिलेंगे, बात करेंगे और इस बात पर डिस्कस करेंगे कि कैसे चीज़ें बदली जाए, कैसे चीज़ों को पॉजिटिव किया जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहता है कि ये धरती खत्म हो जाए। मुझे नहीं लगता कि कोई इंटेंशनली ये चाहता है कि
आगे आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां दें, लोग हमें ब्लेम करें कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने अच्छा बिहेवियर नहीं किया, आपने नेचर को सपोर्ट नहीं किया। तो इसलिए ये एक प्लेटफॉर्म, एक कोशिश है कि जहाँ पर सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े, एक मूवमेंट क्रिएट करें। यहाँ पे हमें किसी को भी कोई भूख हड़ताल नहीं करनी है, किसी को भी काला कपड़ा नहीं बांधना है, किसी को भी नारेबाजी नहीं करनी है, किसी को भी सड़कों पे नहीं उतरना है। हम सबको बहुत छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस करने हैं जो बाद में बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस बनेंगे। आप मेरा भरोसा करिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत काम किया है इस पर और मेरे पास पूरा एक्शन प्लान है। यहाँ पे हम बात करेंगे हर उस चेंज के बारे में, चाहे वो बिहेवियर से रिलेटेड चेंज हो, चाहे वो मेंटल चेंज हो, जिसको करके हम कहीं ना कहीं, हो सकता है हमें अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़े, लेकिन एक ड्रास्टिक चेंज तो देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं हम अपने नेचर में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो देंगे। आप विश्वास करिए, ये चीज़ बहुत सेटिस्फैक्शन देने वाली होती है। मैं करती हूँ उन चीज़ों को तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यार अच्छा तो लग रहा है। एक पेड़ लगा कर देखिए, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे अब बात करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे हम और क्या क्या करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी जॉब ऑप्शंस हैं जो कि इको फ्रेंडली भी हैं और इकोनॉमी फ्रेंडली भी है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो जेन्युइनली इको फ्रेंडली है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखे जो ऐसा दावा करते हैं कि वो ऑर्गेनिक है, इको फ्रेंडली है, ऐसा है वैसा है, बट कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही होती है। तो उन चीज़ों को भी एक्सपोज होना चाहिए, लोगों को जेन्युइनली आगे आना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए, अच्छी जॉब्स बनानी चाहिए, एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे इसी पूरे सीक्वेंस में। तो अब इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बस मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, इस पूरे मूवमेंट को फैलने में सपोर्ट करिए, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सीरियस है लोग इसे लेकर के, बट इंडिया में और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि उनकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो एक्चुअल में एनवायरनमेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बट करने की ज़रूरत है। प्लीज़ आप बात समझने की कोशिश करिए। अगर आज हमने इस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया तो आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारे पास इसे रिवर्स करने का कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि तब प्रॉब्लम अपनी टिपिंग पॉइंट पे होगी। आप कैसे रिवर्स करोगे जब ऊपर से सब पानी सारा पिघल गया है? अब आप उसको फ्रिज में रख करके तो नहीं ग्लेशियर बनाओगे ना, सब मतलब डैमेज जितना होना हो चुका होगा वो हो चुका होगा। इसलिए आज अभी से जो करना है वो करना है। तो आप मुझे सपोर्ट करिए, इस मूवमेंट में एक चेन क्रिएट करिए। सारे एंटरटेनमेंट, सारी अच्छी चीज़ें अपनी जगह पे है, सारा इंटेलेक्ट अपनी जगह पे है, लेकिन एक कोशिश, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम सबको मिलकर वो कोशिश करनी है। अगर कोई भी इस धोखे में है कि कोई मीडिया चैनल, कोई प्लूटोक्रेट, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लीडर वो हमारे बदले एक्शन लेने वाला है, तो मैं प्लीज़ आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो एक काम करते हैं, आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताइए कि आपने एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इनसे रिलेटेड कोई डिबेट या टॉक या ऐसा कुछ भी डिस्कशन आपने किसी भी चैनल के प्राइम टाइम पे कब सुना था। आपको आंसर खुद मिल जाएगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमें सॉल्व करनी होगी। आप विश्वास मानिए, हम सब इससे बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड होंगे और हो रहे हैं। क्योंकि चलो इस साल की स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। अमेज़ॉन के जो रेन फॉरेस्ट थे उनमें आग लगने से स्टार्ट हुआ था, फिर बुश फायर जो हुई थी, फिर उसके बाद में ये पेंडेमिक आया, फिर उसके बाद में ये पेंडेमिक भी एक जियोनॉटिक डिजीज़ ही है। ये पेंडेमिक कहीं ना कहीं रिलेट करता है जाकर के इस पूरे क्लाइमेट जो हम एनक्रोचमेंट करते हैं जाकर के फॉरेस्ट पे, उनकी वजह से ये डिजीज़ आई है। तो ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो एनवायरमेंटल डिजीज़ ही हुई।
फिर उसके बाद में जिस तरह से अभी बाढ़ आ रही है बिहार में, असम में, जिस तरह से नेशनल पार्क्स में आग लग रही है, जिस तरह की सिचुएशंस हो रही है वो डिवास्टेटिंग है, बहुत डराने वाली है। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए इस मूवमेंट को क्रिएट करने में। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं इसे उस लेवल तक लेकर के जाऊँगी जहाँ पे हम सब मिलके प्राउड कर सकेंगे कि हमने कोशिश की। बस मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ तो मैं अब कुछ और नहीं कहना चाहूँगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शेयर करिए इसको, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।